हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया था। आज जो है हम रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जनरली वो भी आपको पता ही है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, तो उसके साथ में हम आज स्टडी कर रहे हैं। तो टॉपिक जो है लिख देते हैं पहले, रेडियस ऑफ गायरेशन। चलो, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए जनरली पहले तो फॉर्मूला लिखो, I is equal to mk square k is called रेडियस ऑफ गायरेशन। तो पहले तो इस वर्ड को आपको समझना पड़ेगा, वो क्या कहना चाहता है रेडियस ऑफ गायरेशन के अंदर। तो चल, यहाँ पे देखो कि एक मैं अनडिफाइंड शेप का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। अनडिफाइंड शेप का ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि शेप अगर आपको पता होता तो शायद आप उसकी रेडियस फाइंड कर लेते। लेकिन क्या है कि जितने भी पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, हर एक पॉइंट का एक्सिस के साथ में डिस्टेंस कुछ ना कुछ डिफरेंट है। देखो यहाँ पे एज के साथ में मैं पॉइंट को इंडिकेट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो मैं ईच एंड एवरी पॉइंट को कंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ। थोड़े से जो मुझे लग रहे हैं उसको ही मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है, लेकिन बेसिकली हमने थोड़े से पार्टिकल को इंडिकेट कर। तो जो सेंटर वाली एक्सिस है वहां से सबका डिस्टेंस कुछ ना कुछ डिफरेंट है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस विच इज वेराइंग अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। यानी कि पार्टिकल की जो भी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है चेंज हो रहा है। सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे ओरिजिन बना रहा हूँ, ये ओरिजिन है, मतलब कि आप उसको सेंटर ऑफ मास से भी इंडिकेट कर सकते हो। क्या इंडिकेट करो? सेंटर ऑफ मास या ओरिजिन। चलो, तो आपको ये पूरे ऑब्जेक्ट की अगर जनरलाइज रेडियस लेनी है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जितने भी पार्टिकल है उसकी पर्टिकुलर एक रेडियस निकालनी है। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करना है, तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे ध्यान दो, k इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन एंड विच इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर और डिवाइड विथ नंबर ऑफ पार्टिकल n। यानी कि R1 है एक पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेकेंड का, थर्ड का, सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 से लेकर R1 तक हमने इंडिकेट किया है। तो पहले क्या किया मैंने, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसको R से रिप्रेजेंट कर दो और उसकी मैंने RMS वैल्यू निकाली है। K इज इक्वल टू R RMS, यानी कि जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी कौन सी वैल्यू निकालनी है, RMS। RMS का मतलब याद रखना रूट मीन स्क्वायर। क्या है? रूट मीन स्क्वायर। तो चलो पीछे से स्टार्ट करो। तो हर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मैंने स्क्वायर कर दिया। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक दो तीन, हर एक का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। आप देख सकते हैं। देन आफ्टर हमने क्या किया, मीन निकाला। तो मीन कैसे निकलता है, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो वो जो ऑब्जर्वेशन को हम पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर अप टू Rn का स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया। चलो, ये समेशन हो गया, लेकिन एवरेज निकालनी है तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके साथ में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने n के साथ डिवाइड कर दिया, तो मुझे यहाँ पे ये जो मिल गया आंसर, दैट इज द मीन। उसको क्या बोलेंगे, मीन। लास्ट में क्या करना है, तो लास्ट में सिंपल सी चीज है कि रूट निकालना है, कि जितने भी आपने वैल्यू मिली उसका रूट निकाल दिया, तो मुझे यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन मिल गई। क्लियर? तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऐसे हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो, ये इंपॉर्टेंट थियरी है आपके लिए रिगार्डिंग टू द जेडबलई और नीट, क्योंकि दोनों के अंदर बेसिकली दोनों के कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट थियरी के अंदर उसमें से हर एक साल में एक क्वेश्चन तो आता ही है, डेफिनेटली फिक्स ही है। आपको रट्टा मारना है तो रट्टा मार लो, जो भी कॉन्सेप्ट समझना है तो बार बार ये टॉपिक देख के भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। नेक्स्ट है थियरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थियरम्स ऑफ
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थियरम हमको यहाँ पे समझना है। तो याद रखो, थियरम्स के अंदर यहाँ पे टू टाइप है, एक तो पैरेलल एक्सिस थियरम है और परपेंडिकुलर। अभी आप पूछोगे सर ये थियरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? तो बच्चों, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हर एक बार में जरूरी नहीं कि एक ही एक्सिस पे रोटेट करता है। उसके सो मेनी केसेस हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। बहुत सारे केस ऐसे हैं कि अलग अलग कंडीशन में वो रोटेट कर रहा है। चलो, उसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं कि देखो, यहाँ पे एक लाइन है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है और यहाँ पे एक सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूँ इस। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एक्सिस मिल रही है, ए वाली एक्सिस, तो उस एक्सिस से यहाँ पे रिंग जो है रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट करी, तो मतलब ये नीचे आएगी, नीचे से वापस वो ऊपर जाएगी और ऐसे कंटिन्यूसली रोटेशन चालू ही रहेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन में थोड़ी सी चेंज करके बता रहा हूं कि सपोज यही रिंग है, ये रिंग के अंदर से एक्सिस ऐसे पास हो रही है और रिंग का जो रोटेशन है ऐसे एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है। अगर आपके पास रिंग है तो देख लो कि एक एक्सिस के अंदर रिंग एक ही पोजीशन पे रोटेट करेगी, यानी कि उसकी पोजीशन जो है वही रहेगी, लेकिन ऊपर के साइड में एक्सिस जा रही है तो वो नीचे से ऊपर आएगी, वापस ऊपर से नीचे आएगी, ऐसा रोटेशन होता है। तो हर एक केस के अंदर जो रोटेशन हो रहा है वो हर एक बार अलग अलग एक्सिस से हो रहा है, एक ही एक्सिस से नहीं है। तो जब एक्सिस अलग है तो इसका मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी सेम नहीं होगा। ओके, चलो, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे टू डिफरेंट थियरम पढ़ेंगे। तो वो थियरम का नाम क्या है? एक तो पैरेलल एक्सिस थियरम है और दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। चलो, तो पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट पैरेलल एक्सिस थियरम एंड सेकेंड है परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। चलो पढ़ते हैं। पैरेलल एक्सिस थियरम में और परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम में डिफरेंस क्या है और कैसे इसका यूज करेंगे। चलो, तो पैरेलल एक्सिस थियरम के बात करेंगे यहाँ पे। सपोज मान लो यहाँ पे कोई एक रिंग हम इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे, और एक एक्सिस जो है यहाँ से पास हो रही है रिंग के सेंटर में से ऐसे, एंड मूविंग, यहाँ पे जो रिंग मूव कर रही है वो सेंटर से मूव नहीं कर रही, एक्सिस सेंटर में से पास हो रही है, और दूसरी एक रिंग एक्सिस यहाँ पे ऐसे हुआ, और इस एक्सिस के अकॉर्डिंगली रिंग रोटेट कर रही है। समझ में आया? तो आप समझ सकते हो कि अगर रिंग को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लेते, ये जो रिंग है उसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में समझ लेते हैं। आप विजुलाइज करो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रिंग है और एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस में जा रही है, जो मैंने रेड लाइन से बनाई है वो वर्टिकल एक्सिस में जा रही है, और उसके पैरेलल में एक दूसरी एक्सिस है वो भी वर्टिकल ही है, लेकिन दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। चलो, दोनों एक्सिस पैरेलल यहाँ पे है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको थियरम जो यूज करना है पैरेलल एक्सिस, क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक्सिस पैरेलल है, तो थियरम भी यूज करेंगे तो पैरेलल एक्सिस ही आएगा। ओके, चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थियरम जो है वो ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे इसका प्रूफ जरूरी नहीं है। आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। चलो, तो आईसी क्या होगा? तो मान लो कि यहाँ पे सेंटर में से जो भी एक्सिस पास हो रही है उसका यहाँ पे इनर्शिया है, तो आईसी इज इक्वल टू लिखेंगे inertia of axis passing through center। ओके, और सेकेंड थिंग है एमडी स्क्वायर।
एम तो कांस्टेंट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो रिंग ले रहे हो या कोई भी डिस्क ले रहे हो या कोई भी स्फीयर ले रहे हो उसका मास है, कोई प्रॉब्लम है। डी, तो इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, टू डिफरेंट एक्सिस है, दोनों एक्सिस का जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही डिस्टेंस को हम क्या डिनोट कर रहे हैं, डी। ओके चलो ये बात पूरी खत्म। अभी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सपोज यही रिंग ले रहे हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे डायमीटर में से एक एक्सिस पास हो रही है, दूसरी एक्सिस जो है यहाँ पे से दूसरे डायमीटर में से पास हो रही है। तो आपको पता है कि दोनों एक्सिस अगर डायमीटर में से पास हो रही है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे दोनों ही परपेंडिकुलर है। और थर्ड एक्सिस जो है उसको सेंटर में से निकल रही है और ऐसे जा रही है। यहाँ पे ऐसे जा रही है। चलो, तो आपको पता है कि दोनों एक्सिस अगर डायमीटर में से निकल रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो इसको x बोल दो, इसको y बोल दो और यहाँ पे इसको z बोल दो। तो जो इसके परपेंडिकुलर से निकल रही है, दोनों के परपेंडिकुलर से, क्योंकि दो डायमीटर में से जो भी एक्सिस पास हो रही है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेकिन सेम प्लेन में। तो एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू plane containing two axes। सपोज मान लो कि टू डिफरेंट एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर में से एक एक्सिस निकल रही है और दोनों जो एक्सिस है उसमें से एक प्लेन बन रहा है, उसके परपेंडिकुलर से एक्सिस निकल रही है। तो उसके लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। और वो क्या है, तो आई जेड परपेंडिकुलर एक्सिस में जो भी परपेंडिकुलर है जेड वाली, तो आई जेड इज इक्वल टू दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन, बट वो प्लेन में होना चाहिए, दोनों प्लेन में, एक्स वाई प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई। तो x वाली एक्सिस और y वाली एक्सिस दोनों ही एक ही प्लेन में है और उसके परपेंडिकुलर में से z वाली निकल रही है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि x और y दोनों परपेंडिकुलर ही है और डायमीटर में से निकल रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। तो अब लिखेंगे कि हियर आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू, आई भी लिख सकते हो। रीजन क्या होगा कि बोथ एक्सिस passing from diameter, so their moment of inertia is constant और equal, सेम ही है। तो आपका फॉर्मूला कुछ यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं मैं, आई जेड इज इक्वल टू टू आई, क्योंकि आई एक्स और आई वाई दोनों सेम है, टू आई, आई को सब्जेक्ट कर लूं तो आई जेड डिवाइड बाई टू, यानी कि जो भी डायमीटर में से एक्सिस निकल रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा कि जो सेंटर वाली एक्सिस है उससे हाफ होगा। तो ये दोनों थियरम आपको याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, इस थियरम का यूज करके हम एग्जाम्पल बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने हैं। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होते हैं, किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, वो आपको याद रखना है। तो जनरली मुझे जितना मेरे लिमिट में याद है वो मैं आपको यहाँ पे एनालाइज कर देता हूँ। बाकी के आपको फाइंड करके, कोई भी मटेरियल है आप जो पढ़ रहे हो उसमें से फाइंड करके देख लो कि कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज का होता है। चलो आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहली चीज कि यहाँ पे मैं एक रिंग का डायग्राम बना रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है रिंग। चलो ऐसे रिंग हमने यहाँ पे बना ली।
और एक्सिस जो है उसके सेंटर में से निकल रही है ऐसे ऐसे निकल रही है, और ऐसे रोटेशन चालू हो रहा है, यहाँ से ऐसे रोटेशन है, और रेडियस आप लिख सकते हो आर जितनी है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस के लिए क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है कि डायरेक्टली रिंग के लिए लिख सकते हो mr², और इसको कंपेयर करो रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ, यानी कि mr² इज इक्वल टू mk², तो कंपैरिजन में आपको k² इज इक्वल टू r² मिल गया। सो आप लिख सकते हो k इज इक्वल टू r, तो रेडियस ऑफ गायरेशन है k इज इक्वल टू r। ओके, चलो आगे, रिंग वाला ही टॉपिक है, लेकिन ये सेंटर में से निकल रही थी, आप लिख सकते हो एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। चलो नेक्स्ट केस में, सेकेंड केस में आप लिख सकते हो रिंग का ही है, रिंग का ये फर्स्ट ए पार्ट लिखो, अभी नेक्स्ट बी पार्ट लिखते हैं। डायमेट्रिकली एक्सिस, चलो डायमेट्रिक एक्सिस के लिए अगर आपको लिखना है तो डायग्राम हम यहाँ पे बना देते हैं। रिंग ऐसे है, एक लाइन यहाँ से जा रही है डायमीटर में से, एक लाइन ऊपर से जा रही है, जैसे अभी मैंने बताया। ओके, और बीच में से एक लाइन जो निकल रही है, एक डायमीटर ऐसे लिया, एक डायमीटर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप, तो दोनों डायमीटर तो परपेंडिकुलर ही हो गए, और ये बीच वाली एक्सिस ऊपर से जा रही है वो परपेंडिकुलर है, तो रोटेशन कुछ यहाँ से ऐसे हो रहा है, तो दोनों के परपेंडिकुलर थर्ड एक्सिस है, तो मैं लिख सकता हूँ आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और मुझे ये आई वाई डायमीटर, आई एक्स और आई वाई डायमीटर में, ये वाली एक्स बोल दो, ये वाली वाई बोल दो, और ये वाली जेड बोल दो, दोनों डायमीटर वाली फाइंड करना है। तो पता ही है कि डायमीटर वाली सेम होगी, तो 2ix, सो आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड अपॉन 2, आई जेड अपॉन 2। कंपेयर करो तो आपका आंसर मिलेगा आई एक्स इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर बाई टू, एम के स्क्वेयर बाई टू, तो के स्क्वेयर इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गई, एम आर स्क्वेयर बाई टू, क्योंकि आई जेड की वैल्यू एम आर स्क्वेयर थी ना, एम आर स्क्वेयर बाई टू, के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर बाई टू, और स्क्वायर रूट निकाल दो तो के इज इक्वल टू आर बाई टू, तो रेडियस ऑफ गायरेशन अगर डायमीटर में से मोशन हो रही है तो आर बाई रूट टू। चलो अभी थर्ड पॉइंट, एक्सिस टेंजेंशनल to the ring and perpendicular to its plane, प्लेन के परपेंडिकुलर भी है और टेंजेंशनल भी है, तो ऐसा केस हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो ये वाला केस कुछ ऐसे आप डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे टेंजेंशनली मोशन कर रही है और एक बीच में से निकल रही है, तो वो तो पैरेलल हो गई, क्योंकि सेंटर वाली है, सेंटर वाली तो परपेंडिकुलर एक्सिस में प्लेन में तो परपेंडिकुलर है ये वाली एक्सिस। ओके, और ये यहाँ पे टेंजेंशनल से निकल रही है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। सो आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वेयर, सेंटर के लिए तो हमको पता है एम आर स्क्वेयर ही होगा, अगर कोई एक्सिस सेंटर में से निकल रही है तो क्या होगा, एम आर स्क्वेयर, और ये डिस्टेंस कितना होगा, डायमीटर जितना, तो आर जितना होगा तो प्लस एम आर स्क्वेयर, तो टोटल आंसर हो गया 2mr²। कंपेरिजन करो के स्क्वेयर के साथ में, तो के स्क्वेयर की वैल्यू मिल गई 2r²।
अंडर रूट निकालो तो k इज इक्वल टू √2r हो गया, k इज इक्वल टू √2r। तो ये रिंग में आप कैसे फाइंड कर सकते हो मैंने बता दिया, उसमें अभी एक पोर्शन बाकी है, मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट में बोला है एक्सिस टेंजेंशनल टू द रिंग एंड laying in its प्लेन, मतलब के प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, अभी वही प्लेन के अंदर ही है। चलो हम डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। सपोज मान लो कि रिंग हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है और एक्सिस जो है ऐसे पास कर रहे हैं, पहले ये सेंटर में से जाने वाली और डायमीटर में से निकलने वाली एक्सिस, और टेंजेंशियल है तो मतलब किसी भी पॉइंट से वो एक्सिस निकलती होगी, तो इस पॉइंट से एक्सिस यहाँ पे निकल रही है। देखो आप देख सकते हो दोनों पैरेलल में है। ओके, तो अगर दोनों पैरेलल में है तो यहाँ पे तो आपके पास एक ही थियरम है, पैरेलल एक्सिस थियरम, I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी यानी कि सेंटर में से, सेंटर यानी कि ये वाला डायमीटर में है, तो डायमीटर के लिए आपको पता ही है कि एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और यहाँ पे एम डी स्क्वायर यानी कि एम आर स्क्वायर, क्योंकि जो डिस्टेंस आप लिखने जा रहे हो वो आर जितना है यहाँ पे। सो टोटल आंसर इज 3mr स्क्वायर बाई 2, 12 से हम निकाल देगा। चलो कंपैरिजन करो एम के स्क्वायर के साथ में, तो एम के स्क्वायर के साथ में कंपैरिजन किया तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर बाई 2। सो के की जो वैल्यू मिलेगी √3/2r, √3/2r। चलो एक काम हो गया रिंग का। नेक्स्ट पार्ट में है हम बात करेंगे डिस्क की। चलो डिस्क के अंदर पहले तो होता क्या है तो समझो, डिस्क जो भी होती है ये पूरा शेप आप मान लो यहाँ पे ऐसे कोई डिस्क है, यानी कि पूरा जो पार्ट है अंदर से फिल किया होता है, पूरा भरा होता है ऐसे, कि पूरा जो भी मटेरियल आप लेते हो उसके अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड भी होगा और आउटसाइड भी होगा। रिंग में इनसाइड वाला पार्ट खाली था, ये पूरा यहाँ तक भरी हुई है, देखो ऐसा। ओके तो एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, पहले जो कंडीशन है फर्स्ट लिखेंगे, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके चलो मैं यहाँ पे एक्सिस बना रहा हूँ ऐसे, एक्सिस से पास हो रही है और परपेंडिकुलर ऑफ द सेंटर, सेंटर में से पास हो गई और परपेंडिकुलर भी है, तो ये थ्योरम आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ऐसे। तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 है। अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो क्या करो, यानी कि जो पूरी डिस्क है उसका छोटा सा एलिमेंट आप निकाल लो यहाँ से, इसे छोटा सा एलिमेंट आप निकाल लो और हर एक एलिमेंट का आप इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करना है तो कैसे करना है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू स्मॉल r स्क्वायर। और अगर ऐसे पूरे इंटीग्रेट करते जा रहे हो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर क्या मिलेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर। जनरली आप लिखना चाहते हो तो क्या होगा, सो I इज इक्वल टू dm, dm की अगर आप वैल्यू लिख रहे हैं
तो जो छोटा सा एलिमेंट है उसका मास लिखना पड़ेगा, और यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस जो है आर के फॉर्म में, तो आर का स्क्वायर ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। चलो ये मिल गया। कंपैरिजन करो के स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो आर स्क्वायर बाई टू, के स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो आर स्क्वायर बाई टू, तो आपका आंसर मिल जाएगा के इज इक्वल टू आर बाई रूट टू। चलो ये फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकेंड पार्ट में है डायमेट्रिकली। डायमेट्रिक एक्सिस में क्या होगा, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। चलो मान लो कि यहाँ पे रिंग बना दी, इस रिंग में एक डायमीटर यहाँ से पास होता है, एक डायमीटर यहाँ से पास होता है, और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो सेंटर में से निकल रही है वो ऐसे। तो वही थियरम यूज करना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, दोनों सेम ही है। सो आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड बाई टू। आई जेड यानी कि सेंटर के लिए हमने प्रूव अभी किया एम आर स्क्वायर बाई टू डिवाइड बाई टू। सो टोटल आंसर मिलेगा एम आर स्क्वायर बाई फोर। और कंपेयर करो के स्क्वायर के साथ में, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई फोर, रूट निकालो तो के इज इक्वल टू आर बाई टू। रेडियस ऑफ गायरेशन जो मिलेगी आर बाई टू जितनी मिलेगी। आगे देखो सी सेक्शन के अंदर एक्सिस टेंजेंशनल टू द डिस्क एंड laying in its plane। जो भी डिस्क है, डिस्क में से कैसे होगी, टेंजेंशनल है। सपोज मान लो कि एक डिस्क बना रहे हैं, तो एक यहाँ से डायमीटर में से एक एक्सिस पास होगी और दूसरी एक्सिस यहाँ पे होगी, तो दोनों एक्सिस पैरेलल में, डिस्टेंस आर हो गया। चलो डायमीटर वाला अभी हमने प्रूव किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखो तो आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। चलो डायमीटर यानी कि ये वाली एक्सिस है आई सी, आई सी के लिए हमने प्रूव किया था एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस डी डिस्टेंस है आर जितना, क्योंकि यहाँ से रेडियस जितना ही डिस्टेंस होगा तो एम आर स्क्वायर। तो आपका जो आंसर मिलेगा 5 एम आर स्क्वायर बाई फोर, के स्क्वायर के साथ में कंपेयर करते हो तो आर स्क्वायर 5 आर स्क्वायर बाई फोर, रूट निकालो तो के इज इक्वल टू रूट 5 बाई टू इंटू आर, ऐसे मिलेगा। फोर्थ पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। एन एक्सिस tangential to the disc and perpendicular to its plane। प्लेन के परपेंडिकुलर में है। सिंपल सी बात है, पहले तो यहाँ पे डिस्क बना दो, डिस्क में से एक्सिस जो है कहाँ से निकालनी है, तो बीच में से निकलती है सेंटर वाली एक्सिस, ऐसे होगी, और यहाँ से जो एक्सिस निकल रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे निकलेगी। चलो इसके लिए वापिस फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी यानी कि सेंटर वाली एक्सिस, सेंटर वाली डिस्क के सेंटर में से निकलती है और परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर। तो एलसीएम 2 निकालो तो 3 एम आर स्क्वायर बाई टू आंसर आ जाएगा। के स्क्वायर के साथ में कंपेयर करते हो तो आंसर क्या मिलेगा 3 आर स्क्वायर बाई टू, रूट निकालो तो के इज इक्वल टू रूट 3 बाई टू आर, के की जो वैल्यू मिलेगी रूट 3 बाई टू आर, ऐसे आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट बात करेंगे एंगुलर डिस्क एंगुलर डिस्क जो यहाँ पे है थोड़ा सा टाइप डिफरेंट है। तो पहले तो फंडा क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
चलो समझो, यहाँ पे एक बड़ी वाली डिस्क हमने यहाँ पे ले ली, एक छोटी सी यहाँ पे बना ली। ओके दो डिस्क ऐसे है। ओके ये बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ से ये कंप्लीटली फिल है। यहाँ से ये वाला पोर्शन पूरा आप ले लो, ये पूरा फिल विथ मटेरियल। ओके ये पूरा फिल विथ मटेरियल है और एक्सिस जो है यहाँ से पास हो रही है। तो क्या करना होगा, तो सिंपल सी मेथड है। तो यहाँ से फर्स्ट की रेडियस है R1 और सेकेंड की जो रेडियस है यहाँ से वो है R2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हो यहाँ पे I इज इक्वल टू दोनों रेडियस के mR1 स्क्वायर बाई 2 डिस्क के इसलिए, और दूसरे की रेडियस है mR2 स्क्वायर बाई 2। m बाई 2 कॉमन निकाल सकते हो और R1 स्क्वायर प्लस R2 ब्रैकेट में रिमेन। अगर के स्क्वायर फाइंड करना है तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइड विथ 2। क्लियर। यही क्वेश्चन को अगर आप डायमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो तो जो आंसर है ये पूरी चीज यहाँ से आप रिप्रेजेंट करो। तो मैं यहाँ से ही आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। तो जो एक्सिस ऐसे पास होती है और एक्सिस यहाँ से पास होकर यहाँ से रोटेशन होगा तो आपका आंसर मिलेगा जो भी है उसका बाई 2 Ix बाई 2 यानी कि m बाई 4 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। के स्क्वायर लिखना है तो के स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो आपका आंसर मिलेगा k, सिर्फ रेडियस ऑफ गायरेशन लिखनी है तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो 4 को रूट में निकलो तो आंसर मिलेगा 1/2 और अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे लेक्चर हम खत्म करते हैं। बाकी के जो भी स्फेरिकल शेप है वो आप देख लेना कैसे मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।